So today we are going to discuss about execution of decrees and orders. हमने देखा था डिक्री और ऑर्डर दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं. डिक्री इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन बाय अ कोर्ट विद रिगार्ड्स टू अ स्पेसिफिक डिस्प्यूट. आपके कोई बड़े डिस्प्यूट में बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं. द डिक्री कैन बी फाइनल और द डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी. ठीक है, हमने देखा था डिक्री डिसाइड्स who has won the case and who has lost the case. किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या लाइबिलिटीज़ हैं. तो ये इट कैन हैव सारे के सारे इश्यूज एक साथ आप एक ही डिग्री में बता सकते हो, वो फाइनल डिग्री होती है. या कई बार एक केस में अगर 10-12 इश्यूज़ हैं तो आप 3-4 इशू करके भी प्रिलिमिनरी डिक्रीज पास कर सकते हो. एंड डिक्रीज में बताया जाता है कि कौन जीत गया कौन हार गया, और उसके बाद जजमेंट लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिक्री. और जजमेंट में हम बताते हैं कि ये क्यों जीते और ये क्यों हारे. वी हैव टू प्रोवाइड द विटनेसेस एंड द एविडेंसेस कि क्यों भाई है ये पर्सन जीता ये पर्सन हारा. डिक्री में वो नहीं होता है. डिक्री में बस बताया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टी को इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, दैट्स इट. और ऑर्डर क्या होता है? वॉट एवर इज़ नॉट ए डिक्री. ये जो डेफिनेशन है ये सीपीसी का डेफिनेशन है कि जो भी डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, जिसके अंदर बेसिकली आप कोई राइट्स या लायबिलिटीज़ डिसाइड नहीं कर रहे. आप बस एक ऑर्डर पास कर रहे हो कि भाई सूट को डिसमिस कर दो, या अभी तक जो भी डिफेंडेंट ने दिया है उसको स्ट्रक आउट कर दो. नाउ दिस इज़ एन ऑर्डर. और अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल किया, तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ. नाउ दैट इज़ एन ऑर्डर बाय द कोर्ट. सो दैट इज़, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स गो इन डिटेल. सो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है. सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स इन एग्जीक्यूशन इज द पर्सन हु विन्स द केस, द पर्सन हु इज द डिक्री होल्डर. क्योंकि जो केस जीतता है, जिसके फेवर में डिक्री जाती है, वो डिक्री होल्डर कहलाता है. और जो हार जाता है केस, जिसके खिलाफ वो डिक्री जाती है, उसको जजमेंट डेटर कहा जाता है. नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब है द डिक्री होल्डर हैज़ द राइट टू एनफोर्स द जजमेंट अगेंस्ट द जजमेंट डेटर. जो भी डिक्री में कहा गया है उसको मुझे सेटिस्फाई करना है. इसका मतलब बहुत सिंपल है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट बाय विच डिक्री और ऑर्डर्स आर एनफोर्स्ड. दे आर एनफोर्स्ड, that they are satisfied, so that the judgment debtor has to fulfill whatever is mentioned in that order or in that decree. चाहे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं या चाहे जो कंपनसेशन है वो उनको देना पड़ेगा जो भी केस हारता है. तो ये एनफोर्स करवाने के लिए, देखिए एक बार डिक्री पास हो गई या जजमेंट पास हो गया, इसका मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ. उसको एग्जीक्यूशन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिक्री होल्डर की है. कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, आफ्टर दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिक्री होल्डर टू एनफोर्स द डिक्री अगेंस्ट द जजमेंट डेटर. अभी इसके लिए भी टाइम लिमिटेशंस हैं जो लिमिटेशन एक्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई आप कब तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो. तो जल्द से जल्द जैसे डिक्री पास होती है, यू शुड अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री. कि आप उनको बोलो एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिक्री इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन. ठीक है. और अगर आप स्पेसिफिकली अगर मुझे पूछें कि एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है क्या सीपीसी में, तो सीपीसी में एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन नहीं दे रखी है. इट इज़ नॉट मेंशन. ऑल राइट, सो विल गो वन बाय वन विद रिस्पेक्ट्स टू डिफरेंट सेक्शंस. सेक्शन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इज 36, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 36 से लेके जो भी सारे सेक्शंस एग्जीक्यूशन के, काफ़ी बड़ा चैप्टर है. ये सारे सेक्शंस ऑर्डर्स को भी अप्लाई करेंगे. ये सेक्शन 36 कहता है ऑल द सेक्शंस, ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी विच आर एप्लीकेबल टू डिक्री, ऑल दो सेक्शंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू एन ऑर्डर. तो मैंने आपको ऑर्डर और डिक्री के बारे में डिफरेंस बता दिया है. तो इन्होंने यही कहा, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज शैल बी डीम्ड टू बी एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एज वेल. तो डिक्री को जो सारे प्रोविजंस हैं सीपीसी के, वो ऑर्डर्स को भी अप्लाई करेंगे. इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन 36 है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन जो बताता है, इट इज़ बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री.
देखिए, नॉर्मली हमारे इस चैप्टर में कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूट करता है डिक्री, ये बहुत बड़ा सवाल है. हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड. मोर ऑफन देन नॉट द कोर्ट विच पासेस द डिक्री, दैट इज द सेम कोर्ट विच एग्जीक्यूट्स द डिक्री. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिक्री पास करने वाला कोर्ट और एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट अलग अलग हो सकता है. इट कैन हैपन इन सर्टन सिचुएशंस. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने अपील कर दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने डिक्री को रिवाइज करा या कुछ चेंजेस नहीं करे और अपील डिसमिस कर दी, या अपील को एक्सेप्ट करके थोड़े से डिक्री में चेंजेस किए, या बोला इस डिक्री को सेट असाइड करके ये नई डिक्री हम पास कर रहे हैं. इम्प्लीमेंट उस डिक्री को हाई कोर्ट नहीं करेगा. जो कोर्ट जूनियर है, जहाँ से आपने जिसने भी डिक्री पास करके आप अपील करने गए, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, वही कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा. एपिलेट जुरिस्डिक्शन से भी आए तभी भी हाई कोर्ट नहीं करेगा. यू विल हैव टू गो टू द लोअर कोर्ट, जिसके पास एक्चुअल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था जहाँ पे आपने केस फाइल की. या कभी कभी डिक्री पास की जाती है विच इज़ एनफोर्स्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको डिक्री की, वो जो डिक्री है वो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. वहाँ पे आप इट कैन बी द फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, जो भी कोई बॉडी है उनको ही वही एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो डिक्री. ठीक है, जब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का मैटर है और आपने बोला कि भाई मुझे डिक्लेरेशन चाहिए, तो वहाँ का जो कॉर्पोरेशन है वो तो आपको सर्टिफिकेट देगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी, आप यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी मार्क लगा सकते हो. वहाँ का कॉर्पोरेशन उसको एक्सेप्ट, तो कॉर्पोरेशन हैज़ टू एग्जीक्यूट दैट डिक्री. So any government authority might have to execute the decree if it is required, but more often than not compensation देना है, maintenance देना है, child custody का decision लेना है, तो उन situations में डिक्री वही कोर्ट implement करती है जो उसको पास करती है. तो इसमें क्या कहा गया है, the definition of court which passed a decree, the expression court which passed a decree shall इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंजेंट, मतलब इसके कुछ खिलाफ अगर कुछ है, उसका मतलब क्या होगा. देखिए, वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एपिलेट जुरिस्डिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. तो मैंने बोला आपको, अगर आपने अपील किया हायर कोर्ट में, आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है, आपकी अपील एक्सेप्ट की जा सकती है, आपकी डिक्री में चेंजेस लाए जा सकते हैं, या आपकी पूरी की पूरी डिक्री नहीं कर सकते. तो जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन का जो कोर्ट है वो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करता. इट विल टेल द लोअर कोर्ट कि आपने डिक्री जो पास की उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, नहीं तो आपकी डिक्री सही है, हमने अपील को रिजेक्ट कर दिया है. एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. अभी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट. ऑब्वियसली जहाँ पे आप सूट फाइल करते हो, लेकिन ऐसा अगर अभी एक इमेजिन कीजिए सिचुएशन जहाँ पे आपने सूट फाइल की, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी सूट. सही बोल रहा हूँ ना. या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जुरिस्डिक्शन नहीं है, या आपने सूट ट्रांसफ़र करवा के लिए, क्योंकि हमने सीपीसी में देखा है कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है, या कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ उसके बेसिस पे भी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है. और अगर दिख रहा है किसको, जज साहब को, कि जो जहाँ पे सूट फाइल की गई है वहाँ पे डिफेंडेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, व्हेन ही इज़ कंपेयरिंग विद प्लेंटिफ, तो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी आपको सूट. सो ऑब्वियसली कॉमन सेंस जब आप अप्लाई करते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जहाँ पे हम सूट फाइल करते हैं, लेकिन टू बी मोर एग्जैक्ट, जहाँ पे जिसने सबसे पहले डिक्री पास करी वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है. क्योंकि आपने सूट फाइल की, अरे इसका तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि कई बार आप जब सेट ऑफ करते हो या काउंटर क्लेम करते हो और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ गया, तो आपको हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा. सो कैन यू से इफ ए गो टू द स्मॉल कॉज कोर्ट सेइंग मुझे 50 लाख का कंपनसेशन चाहिए, पर जब काउंटर क्लेम हुआ तो काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट है वो बोल रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए. स्मॉल कॉज कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, यू विल हैव टू गो टू द सीनियर डिवीजन. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैनॉट से द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज स्मॉल कॉज, इट इज सीनियर डिवीजन. सो नेचुरली जो कोर्ट फाइनली डिक्री जो पास करता है उसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि यू कैन ट्रांसफर द केस सूट, यू कैन, जुरिस्डिक्शन नहीं तो आप रिटर्न कर सकते हो प्लेंट, है ना. सेकेंड सब क्लॉज कहता है वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज टू एग्जिस्ट और टू हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट. जैसे मैंने कहा कि वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा दिया गया है या उसका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, तो वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑब्वियसली आपको डिक्री पास करनी पड़ेगी. इफ द सूट द डिक्री वॉज पास वॉज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सच सूट. तो याद ये इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन अगर आती है
कि कई बार आपको कोर्ट में आप जिसमें जहाँ पे आपने सूट फाइल कर रखी है, काफ़ी दिनों से वहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है और आपकी डिक्री भी पास हो गई है, लेकिन सडनली डिक्री पास होने के बाद किसी हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से उस कोर्ट का वो जुरिस्डिक्शन हटा लिया कि आप इसके आगे इस मैटर को नहीं, दूसरा कोर्ट हैंडल करेगा। विल यू गो टू द अदर कोर्ट? नो। क्योंकि उसी कोर्ट ने डिग्री पास की है, दे आर इन अ बेस्ट पोजिशन टू एग्जीक्यूट योर डिग्री। सो ऐसा हो सकता है। कई बार मैंने आपको बताया रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में ऑल द डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड को आपको डिस्कस करना पड़ता है। तो कई बार रेवेन्यू कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन ना एग्जीक्यूटिव चेंज करते रहता है। आपके जो एरिया है पुणे में, जैसे मैंने बोला छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं विच आर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया वाइज होते हैं। कोथरूड का एरिया अलग है, डेक्कन का अलग, शिवाजी नगर, रास्तापेट, स्वारगेट, हिंजवड़ी अलग अलग हैं। तो इनका जुरिस्डिक्शन प्लस माइनस कभी कभी होते रहता है वेन एवर देर इज न्यू डेवलपमेंट्स। और अभी एरिया एक्सपांड होते जा रहा है हमारा। तो पुणे इतना सा था, अभी आप देखोगे विद इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स पुणे हैज एक्सपांडेड लाइक एनीथिंग, ऑल द सिटीज आर एक्सपांडिंग। तो जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हर 5 साल में, हर 10 साल के बाद रिवीजन हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिस कोर्ट में आपने फाइल की है सूट, उसका सडनली जुरिस्डिक्शन नहीं रहा, पर डिग्री पास हो गई है। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि फिर सूट को दूसरी जगह पे लेके जाओ नए कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन, उनको सब कुछ फिर से समझाओ। जिसने पास किया है वही डिग्री एग्जीक्यूट करता है। ओके। उसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, जैसे मैंने बोला कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, कैसे? द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डज नॉट सीज टू हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट अ डिग्री merely on the ground that after the institution of the suit the decree was passed or after the passing of the decree any area has been transferred from the jurisdiction of the court to the other court। तो मैंने बोला कोई एरिया किसी दूसरे कोर्ट को आपने ट्रांसफर कर दिया, मतलब सडनली डिग्री पास करने के बाद उनका अधिकार क्षेत्र कम नहीं हो जाता। जो जो डिग्रीज उन्होंने पास करी होगी जब उनके पास जुरिस्डिक्शन था वो उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सो ऑब्वियसली सारे जो कोर्ट्स हैं इस सिचुएशन में दे विल एग्जीक्यूट द डिग्री एज इफ दे हैव पास्ड इट। तो यहाँ पे एक केस स्टडी है दरसना बाई वर्सेस सी सरोजा, ये आप लिख लीजिए। दरसना बाई वर्सेस सी सरोजा 2014 की केस है। यहाँ पे उन्होंने बताया है द एक्सप्रेशन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, the expression court of first instance means the court which passed the decree, the court which passed the decree and not the court in which the suit was originally filed। तो जो कोर्ट डिक्री पास करता है that court will be called as court of first instance and not where you have filed the case। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं कॉमन सेंस के लिए कि हाँ भाई सबसे पहले जहाँ पे सूट फाइल करते हैं वही कॉमन सेंस से आप सही बोल रहे हो जैसे, लेकिन मैंने आपको सर्कमस्टांसेस बताया कि जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया, केस ट्रांसफ़र हो गई। इन दैट सिचुएशन आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जहाँ पे ओरिजिनली मैंने सूट फाइल करी थी वही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है और वही डिग्री एग्जीक्यूट करेगा, ये आप बोल नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 कोर्ट बाय विच डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड। तो जैसे मैंने बहुत सिंपल है, सेक्शन 38 यही बोला है जो कोर्ट डिग्री पास करेगा वही कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। और डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो मैंने आपको बोला कई बार मैंने डिग्री पास की है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाना पड़ रहा है, उनको डिग्री देनी पड़ रही है कि आपको ये सब करना पड़ेगा। ओके, इफ़ यू हैव गॉन टू द कोर्ट बाय सेइंग एट, अभी जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई वहीं पे कचरे का डब्बा है और वहाँ के आसपास सोसाइटी है और सोसाइटी वाले लोग तंग हो गए, उनने केस फाइल कर दी कॉरपोरेशन के खिलाफ कि यहाँ से कचरा डिपो हटाओ या वो कचरे का डब्बा हटाओ, और सोसाइटी वाले केस जीत गए। अब डिग्री पास कर दिया, अब एग्जीक्यूट करने के लिए कॉरपोरेशन को ही देना पड़ेगा ना। वो जो कचरे का डब्बा है वो तो उठा के कॉरपोरेशन वाले लेके जाएंगे। यहाँ पे जो डिफेंडेंट कौन है? कॉरपोरेशन है। सो दैट वो बोलेंगे ये लीजिए, उठा के लेके जाए। इट विल बी सी टू दैट कि ये उठा के लेके जा रहे हैं। सो इट कैन बी आइदर टू सेंड टू अ कोर्ट ऑफ अनदर जिस हु हैज़ द जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। ओके,
उसके बाद सेक्शन 39 बहुत बड़ा सेक्शन है, इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, कि आप डिक्री को कब ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे सब क्लॉज है, सब कंडीशन, कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो। लेट्स गो वन बाय वन। द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, कि आप ऑब्वियसली जो डिक्री होल्डर है, जो केस जीत गया है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट से, वो एप्लीकेशन कर रहा है कि सर आप डिक्री एग्जीक्यूट मत करिए, दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूट करने दीजिए। अभी देर आर सर्टन कंडीशंस where this can be done, where a decree holder can apply to the court to transfer the decree to be executed in some other court. कब? If the person against whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction of such other court. मतलब डिक्री होल्डर क्या कहेगा कि सर मैंने सूट फाइल करी पुणे में, मैं केस जीत गया, ओके, और जो जजमेंट डेटर है वो मुंबई में है। सो जो ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि क्योंकि सर उसका बिज़नेस या वहाँ का रेजिडेंस मुंबई का है, वहाँ का वो उसका सारा बिजनेस सब वहाँ पे रहता है, तो आप किसी ऐसे उस कोर्ट में आप ये डिक्री को ट्रांसफ़र कीजिए जहाँ पे ये रहता है। कौन? जजमेंट डेटर, ताकि इसकी एग्जीक्यूशन में आसानी हो। ऑलराइट, नहीं तो सर मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे, जो भी मेरा कंपनसेशन है मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है वहाँ पे आप एक बार बोल दीजिए, वहाँ का कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आई विल गो वंस, आफ्टर होल द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट, आई विल गो, आई विल टेक द मनी, बात खत्म। कितने बार मैं उधर अंदर बाहर करूँ, मुंबई पुणे मुझे नहीं करना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पे डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए आप किसी दूसरे कोर्ट को भेज सकते हो, जहाँ पे जो जजमेंट डेटर है वो किसी दूसरे जगह में रहता है, किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बिजनेस करता है या जॉब करता है। तो वो एक कंडीशन हो गई। उसके अलावा अगर आप देखें सेकेंड सब क्लॉज जो है वो ये कहता है, इफ सच पर्सन हैज़ नो प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री सफिशिएंट टू सेटिस्फाई सच डिग्री एंड हैज़ प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अनदर कोर्ट। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए, हमने नॉर्मली ये बोला है कि कंपनसेशन के केसेस में आपको जब कभी भी कंपनसेशन देना है 10 लाख 15 लाख 20 लाख वॉट एवर में भी द केस, और यहाँ पे अगर पुणे में केस कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मेरे पास यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको अटैच करके ऑक्शन करके बेचने के बावजूद जो भी कंपनसेशन मुझे देना है डिक्री होल्डर को मैं दे नहीं पाऊँगा। तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ मेरी ना दिल्ली में प्रॉपर्टी है, वहाँ की अगर आप प्रॉपर्टी सेल अटैच करके सेल कर दोगे तो वो पैसे जो आएंगे उससे केस का जो रिक्वायरमेंट है पैसे का वो फुलफिल हो जाएगा। तो कैन यू एग्जीक्यूट द डिक्री इन पुणे कोर्ट? नो, यू विल हैव टू ट्रांसफर द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन इन दिल्ली। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे पुणे कोर्ट विल ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री टू दिल्ली बिकॉज ओवर देयर द जजमेंट डेटर हैज सफिशिएंट प्रॉपर्टी। आफ्टर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी money can be recovered and that money can be utilized for fulfilling the demands of the decree। कि डिक्री होल्डर बोल रहा है कि मुझे 50 लाख चाहिए, अरे सर मेरा इतना प्रॉपर्टी है ही नहीं पुणे में तो मैं बस जॉब करता हूँ, बोली मेरी सारी प्रॉपर्टी दिल्ली में है। तो दिल्ली के कोर्ट को ट्रांसफ़र की जाएगी और वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद दिल्ली का कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज़ अनदर सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन, इफ द डिक्री डायरेक्ट्स द सेल or delivery of immovable property which is situated outside the jurisdiction। कि ऐसे सिचुएशन है कि जो प्रॉपर्टी है जिसको बेचना है या डिलीवर करना है वो, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप लेके आ सकते हो, सोना, कैश, कार, बाइक, यू कैन, मूवेबल मतलब आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो जजमेंट डेटर को वो इधर लेके आओ ऑन योर ओन एक्सपेंस। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो पुणे में है ही नहीं, इट इज़ इन नागपुर, इट इज़ इन पटना, इट इज़ इन तिरुवनंतपुरम, इट इज़ इन गुवाहाटी, तो वहाँ पे देना पड़ेगा। वेन एवर देर इज़ अ डिस्प्यूट विद रिगार्ड्स टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हिला नहीं सकते, लैंड, फार्म हाउस, तो उधर ही जाना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली सर वो प्रॉपर्टी तो वहाँ पे है, भले ही कॉज ऑफ एक्शन महाराष्ट्र में हुआ, डिफेंडेंट महाराष्ट्र में रहता है, कॉज ऑफ एक्शन भी इधर हुआ, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो गुवाहाटी में है, वो वहाँ पे आप डिक्री को ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि वहाँ का कोर्ट, गुवाहाटी का कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करके ये जो सेल का जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करे। उसके अनदर सिचुएशन,
इफ द कोर्ट विच पास द डिग्री कंसिडर्स फॉर एनी अदर रीजन, इसके अलावा भी अगर कोई रीजन होगा, क्योंकि हमारे सीपीसी ने क्या करा है कि बहुत लिबरल और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और डिस्क्रिशन के लिए एक्सपांशन करके रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा भी अगर कोई अदर रीजन है और कोर्ट को लगता है कि हाँ कन्वीनियंस के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री कैन बी डन बेस्ट इन अनदर कोर्ट, तो कोर्ट कर सकता है ऑन इट्स ओन। ठीक है, ऑन इट्स ओन मोशन भी वो कर सकता है। जैसे सब क्लॉज 2 बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिग्री होल्डर ने ही एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। जो सब क्लॉज 2 है, कोर्ट को खुद को लगता है कि द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट द डिग्री इज बाय ट्रांसफरिंग इट टू अनदर कोर्ट। ओके, उनको खुद को अगर लगता है तो ज़रूरी नहीं कि डिग्री होल्डर ने ही हमेशा एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट आया? समझो, डिग्री को एग्जीक्यूट करने वाले नॉर्मल सिचुएशन में जो कोर्ट डिग्री पास करता है वही कोर्ट एग्जीक्यूट करता है, बट ये अगर कंडीशंस हैं तो आप डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हो और एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट अलग हो सकता है और डिग्री पास करने वाला भी कोर्ट अलग हो सकता है। सब कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है अब तक? ओके। थर्ड सब क्लॉज ये कहता है 39 का, सेक्शन 39, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिग्री। ऑब्वियसली जो भी ट्रांसफर कर रहा है डिग्री की उसके पास वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉमन सेंस। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the limits of its jurisdiction. Obviously, अगर मेरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अगर कुछ बाहर कोई प्रॉपर्टी है, कोई इंडिविजुअल है, कुछ भी है, मैं उसके खिलाफ डिक्री पास नहीं कर सकता। आई कैन ओनली पास डिक्री विद इन माई जुरिस्डिक्शन, सिंपल। नहीं तो वो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे उस डिक्री को आप वॉइड बोल दोगे, नल एंड वॉइड। तो ऑब्वियसली सब क्लॉज 3 and 4 आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट एंड ऑब्वियसली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कॉम्पिटेंसी में तो उसके इट कम्स विद रिस्पेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, बट जो सब क्लॉज 4 है दे आर टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो आप डिक्री को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो ऑन द एप्लीकेशन बाय डिक्री होल्डर, और द कोर्ट कैन डू इट्स ऑन इट्स ओन मोशन। मतलब अपनी इच्छा से अगर कोर्ट को लगता है कि दिस विल बी अ राइट वे, आप डिक्री को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन विल बी मच बेटर। समझ में आ रहा है सेक्शन 39? ऑल राइट। उसके बाद सेक्शन नंबर 40 छोटा सा है, कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। सो ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट अनदर स्टेट। तो आप दूसरे किसी स्टेट में जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो डिक्री को, तो ऑब्वियसली आप जब ट्रांसफ़र करते हो यू हैव टू ट्रांसफर टू सच कोर्ट इन दैट स्टेट विच हैज़ द जुरिस्डिक्शन, है ना। तो आप जब, जैसे मैंने बोला, समन भी हम जब भेजते हैं बाहर के किसी स्टेट के कोर्ट में, आप समन भी जब भेजते हो तो आपको उधर उसी कोर्ट में वो समन जाना चाहिए जहाँ पे वो डिफेंडेंट रिसाइडिंग है, बिजनेस करता है, जॉब करता है। तो ऑब्वियसली जब आप डिक्री भी एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन के समय में भी आप उसी कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर सकते हो डिक्री जिसके पास वो जुरिस्डिक्शन है स्टेट के बाहर। महाराष्ट्र से बाहर, पुणे से, महाराष्ट्र से अगर आप गुवाहाटी, जैसे मैंने बोला, आसाम या तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर तो यार सोक कोर्ट है वहाँ पे, एग्जैक्टली कौन से कोर्ट में, जिसके पास वो जुरिस्डिक्शन है। पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लिया जाएगा। सेक्शन 41, रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड। ओके, द कोर्ट टू विच अ डिक्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाइड टू द कोर्ट विच पास्ड इट टू द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन। तो अभी मैंने दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, दूसरे कोर्ट को जब मैं एग्जीक्यूट करने के लिए कहता हूं तो उस कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने के बाद सर्टिफाई करके रिपोर्ट बैक करना पड़ेगा कि सर आपने जो डिक्री हमें ट्रांसफ़र की थी हमने उनको एग्जीक्यूट कर दिया है। दे हैव टू रिपोर्ट बैक टू द ओरिजिनल कोर्ट जिसने डिक्री पास की थी, वरना इस कोर्ट को पता कैसे चलेगा? कल आएगा डिक्री होल्डर, सर आपने ट्रांसफ़र किया तो उस कोर्ट ने कुछ एक्शन ही नहीं ली। कोर्ट शुड हैव सम आंसर बिकॉज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द जुडिशियल सिस्टम। एग्जीक्यूट करवाना, सर मैंने आया, मैंने एप्लीकेशन करी, आपने ट्रांसफ़र भी कर दी, वहाँ का कोर्ट ने कुछ किया ही नहीं। सो दे विल हैव टू गिव अ सर्टिफाइड कॉपी, दे विल हैव टू रिपोर्ट बैक टू द कोर्ट कि सर आपने जो डिक्री हमें भेजी थी एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एग्जीक्यूट कर दी। जैसे समन को बताना पड़ता है कि हमने समन सर्विस किया। समन्स में भी हमने यही पढ़ा था कि आपने किसी अपने स्टेट के बाहर वाले कोर्ट को समन भेजते हो तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि सर आपने जो समन्स भेजे थे, वी हैव सर्व्ड द समन, डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड द समन्स।
रिपोर्टिंग बैक विथ सर्टिफाइड, ओके, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है अंडर सेक्शन 41 कि जो भी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा वो ओरिजिनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को बताएगा कि डिक्री हमने एग्जीक्यूट कर दी है। उसके बाद सेक्शन 42 पावर ऑफ कोर्ट्स इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। तो जिस किसी कोर्ट को आप डिक्री जब ट्रांसफर करते हो, दैट कोर्ट विल एग्जीक्यूट द डिक्री एज इफ दे हैव पास्ड इट देमसेल्व्स। अभी एग्जाम्पल मैं दूं तो थोड़ा सा फनी लगेगा। आपको असाइनमेंट लिखनी है ना, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, आप बाहर गए हुए हैं, आप बीमार हैं, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, तो आपने आपके दोस्त को डेलीगेट कर दिया, यार तू मेरी असाइनमेंट लिख दे, मैंने पहले बहुत तेरी हेल्प की है, मैंने इतना तेरे को, हाँ करते हैं बच्चे, इमोशनल ब्लैकमेल। और दूसरा उसका फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी, उसमें वो लिख भी देता है असाइनमेंट, पर लिखते समय योर फ्रेंड शुड राइट एज इफ ही इज राइटिंग फॉर हिमसेल्फ कि उसको मार्क मिलने वाला है। होता है क्या वैसे? आप जो 10 पन्ने लिखने वाले होते हो वो 5 पन्ने लिखेगा, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। जिस कोर्ट के पास वो डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए दी थी, उन्होंने ऐसे ही उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए जैसे उन्होंने खुद उस डिक्री को पास किया। ओके, दैट इज व्हाट इट इज सेड। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री sent to it shall have the same powers in executing such decree as if it had been passed by itself। वो डिक्री ऐसे ही ईमानदारी से और पूरे लगन से डिक्री को एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि उन्होंने खुद वो डिक्री पास की है। All persons disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree। तो अगर लोग उस डिक्री को डिसोबे करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको पनिश किया जाएगा। And its order in executing such decree shall be subject to same rules in respect of appeal as if the decree had passed by itself। तो अपील के जो सेक्शंस हैं हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड सबक्लॉज क्या करता है? विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर दैट सबसेक्शन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पावर्स। तो कौन से पावर्स हैं? पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। ठीक है, आपने किसी दूसरे कोर्ट में उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा, उधर भेजने के बाद उनको पता चला कि हम नहीं, वहाँ का कोई लोकल अथॉरिटी, वहाँ की कोई कॉरपोरेशन, वहाँ का जिला परिषद या वहाँ का पंचायत उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उनको भेजना पड़ेगा। सो दे अगेन कैन ट्रांसफर टू अनदर जुरिस्डिक्शन, वो खुद कर सकते हैं। पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज जजमेंट डेटर, कि अगर जजमेंट डेटर मर गया मतलब सब खत्म नहीं हो गया, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो मैं आपको सेक्शन 50 पढ़ाऊंगा, ही विल हैव टू पे द कंपनसेशन। अगर किसी को पैसे पे करने हैं कि आपको इसको 50,000 रुपये देने, और वो जजमेंट डेटर जो केस हार गया, वो मर गया, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको बोला जाएगा कि पैसे दो। समझ में आ रहा है? उसके बाद पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री। ओके, अटैच कर सकते हैं आप। A court passing an order in exercise of the powers shall send a copy to the court which passed the decree। जो भी आपने इस एक्शन लिया, जैसे मैंने कहा, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। किसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? द कोर्ट जो हु सेंड यू द डिक्री। Nothing in this section shall be deemed to confer on the court to which a decree is sent for execution any of the following powers: power to order execution at the instance of the transferee of the decree, in the case of decree passed against a firm, power to grant leave to execute such decree against any person, ब्ला ब्ला ब्ला, रूल 50, ऑर्डर 21। मतलब जब कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, उनके खिलाफ अगर आपको डिक्री एग्जीक्यूट करनी है तो आप पूरे सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नहीं भेजते, ओनली द पर्सन हु इज़ इन चार्ज वो उसको डिक्री को इम्प्लीमेंट करेगा। या पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री, मतलब जो डिक्री होल्डर है उसके हिसाब को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करके वो डिक्री को एग्जीक्यूट करेंगे। सो दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ द कोर्ट विच रिसीव्स द डिक्री टू एग्जीक्यूट इट। ये सारे उसके पावर्स हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।